हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हमें आपके लिए जो हमने महा ट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज़ नथिंग बट अ सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको। तो उसी का मैं यहाँ पर पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आया हूँ, जो भी पार्ट नंबर रहेगा वो। तो इस सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, और इसी में मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो 2 वाट मीटर मेथड है, तो इसका मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट दैट मीन्स थ्योरी एज वेल एज आपको एमसीक्यूज करा देने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ पावर के में भी मैं चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो स्टार्टिंग के केस में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको पावर के लिए, देन उसके बाद मैं इस 2 वाट मीटर मेथड को विथ कंसेप्ट विथ ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ना इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, सो दैट आने वाले कोई मतलब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप कभी भी गलत ना करो। ओके। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। और अगर आपको इन सभी सेशन के अगर चाहिए पीडीएफ, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ज्वाइन करना होगा बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, तो वहां पर मिल जाएंगी। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दिस इज माय नेम, बेसिकली आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20, और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर महा ट्रांसको में, असिस्टेंट इंजीनियर एज एन इन महाजनको में, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट इससे भी इम्पोर्टेंट कि मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ऑफलाइन में। और हर जगह मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। एंड आई एम ए गोल्ड एजुकेटर एज वेल एज ए सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मैं अगर एजुकेशन के बारे में बात करूँ, तो मेरा डिप्लोमा इन बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, और स्पेसिफिकली एचपीडीसी सेक्शन में। ओके। तो आज के सेशन में जैसे मैंने बताया कि हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में, और इसी में हम बात करेंगे आपके 2 वाट मीटर मेथड वाली कंसेप्ट, जिसका हम थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यूज देखेंगे। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट पीपीटी में है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले हैं। तो इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे, जैसे कि धनश्री का भी अच्छा मुझे मिला था, धनश्री पाटिल का भी अच्छा कमेंट मिला था। साथ ही साथ मुझे माधुरी का भी एक बहुत अच्छा कमेंट लगा, जो कि शायद से मेरे कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंग था। तो उन्होंने बोला था कि सर आपको पक्के से मतलब आपको पता होता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं और उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो ये माधुरी बेसिकली आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा था। ये मुझे क्यों पता होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि एस्पिरेंट बेसिकली गलतियाँ कहाँ पर करता है। ओके। तो ठीक है, आते हैं हम, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ पर आएंगे। एंड यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ें रिगार्डिंग टू यूर। एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रहा है, तो लेट मी पिक अप दैट कॉल। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आप समझ सकते हो कुछ चीज़ें होती हैं तो कॉल आ जाते बीच में। ओके ठीक है। तो फाइन। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ पावर में जब मैं बात कर रहा था, तो आप सभी को पता होगा कि पावर का एक बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, राइट? या फिर आप बोलोगे वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वर्क डन को ही आप क्या लिखते हो? बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, डी वी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वोल्टेज इनटू चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिकल के क्वांटिटी के हिसाब से बात करेंगे तो अगर वोल्टेज बाहर निकलेगा तो व्हाट इज दिस बेसिकली? तो दिस इज अवर डी बाई डी टी, किसका सर? क्यू का। और डेरिवेटिव अगर आप क्यू का लेते हो मतलब चार्ज का लेते हो, तो व्हाट इज बेसिकली दिस? तो ये तो वोल्टेज रहेगा और ये आपके पास करंट रहेगा। इट मीन्स पावर क्या है? तो पावर सर सिंपली वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट है। इतनी तो बात समझ में आई कि पावर क्या है सर, क्योंकि जिसका मेजरमेंट करना है भाई उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट है। अब आप बोलोगे सर इसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका रहेगा वोल्ट है तो वोल्ट में, यहाँ पर वोल्टेज है तो वोल्ट, और करंट है तो हम बोलेंगे एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर आप बोल सकते हो। बट वोल्ट एम्पियर ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। तो इसका जो बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा और बहुत इंपॉर्टेंट जो यूनिट माना जाता है या फिर लोग यूज़ कर लेते हैं, वो होता है बेटा आपके पास वॉट्स होता है। गेटिंग? तो पावर का यूनिट वॉट होता है, या तो आप बोलोगे वोल्ट एम्पियर भी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो। वैसे आप सभी को पता होगा कि पावर आपके पास इस तरीके की भी होती है। किस तरीके की?
यस, अब यस इज इक्वल टू क्या होता है सर, वी इंटू आई कॉन्जुगेट। अब बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर जैसे आपने वी इंटू आई कॉन्जुगेट लिखा तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अवर अपेरेंट पावर और नॉट, अपेरेंट पावर और नॉट, स्पेलिंग शायद से गलत रही होंगी बट ठीक है। यस, तो अपेरेंट पावर, इसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, पी प्लस जे क्यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ, पी प्लस जे क्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और पी मतलब क्या रहेगा बताओ, तो P मतलब हमारे लिए क्या होता है सर, ये होती है हमारे लिए एक्टिव पावर। ओके, एक्टिव या तो ट्रू पावर। ओके, तो बहुत सारे नाम है इसके, ट्रू पावर, ट्रू पावर बोला जाता है। एंड जो Q होता है इसको हम क्या बोलेंगे सर, रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। और P पावर इज एसोसिएटेड विथ कॉस ऑफ फाई, ओके, पावर फैक्टर से रिलेटेड होती है। एंड रिएक्टिव पावर इज एसोसिएटेड विथ साइन ऑफ फाई। इसीलिए आपके पास जो फॉर्मूलेज बनते हैं तो P में नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस ऑफ फाई, एंड Q में आपके पास क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन ऑफ फाई। ओके, तो बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई बेटा। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे में हम पावर मेजरमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले क्लासिफाई तो करेंगे ना कि पावर किस तरीके के किसने क्लास की होती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा पावर की, तो पावर अगर मैं बात करूंगा बेटा, एक होती है आपके पास डीसी पावर। तो डीसी पावर में आप क्या बोलोगे सर, आपने जैसे बोला अभी कि पावर जो है मुझे चाहिए डीसी पावर, तो पावर जो है सर वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट, तो हम क्या बोलेंगे वीडीसी इंटू आईडीसी बोल सकते हैं ना बच्चा। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वी इंटू आई भी तो बोल सकते हैं। इसका मतलब डीसी पावर आपके पास सिंपली किसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, वोल्टेज इंटू करंट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो फेज एंगल होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है जीरो, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज एंगल होता है जीरो। तो अगर आप यहाँ से कॉस ऑफ फाइव की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी वन, इसलिए वी डी सी इंटू कॉस ऑफ फाइव वन, तो इसकी वैल्यू रहेगी वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, और ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर बताया। और वैसे अगर आपको ये पावर मेजर करनी है, डीसी पावर मेजर करनी है, तो इसकी जो पहली मेथड होती है बच्चा वो होती है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। ओके, इसको हम नहीं देखेंगे, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी एक होती है एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। एंड तीसरी जो पावर होती है वो होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वॉट मीटर मेथड, ये एक मेथड होती है। ओके, तो इसको हम डिटेल में तो नहीं देखेंगे, बस आपको मैंने नाम बता दिया। ओके, तो ये हुआ डीसी पावर। वैसे मुझे बताओ एक कौन सी रहेगी पावर, एसी पावर होगी कि नहीं होगी। यस, अब एसी पावर होगी मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कॉस ऑफ फाइव आपके पास आएगा। इसको मैं अच्छे से लिख के देता हूँ, ये कौन सी पावर रहेगी यहाँ पर, एसी पावर। तो यहाँ पर हमारे पास फेज एंगल नॉर्मली जीरो नहीं होता है, बस ओनली आर के केस में बेटा फेज एंगल जीरो होता है, याद रखना, रजिस्टिव लोड रहेगा तो तभी। ओके, तो ये बेसिक चीजें आप सभी को आती होंगी, ये मैं मानता हूँ। एंड यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये क्या रहेगा, तो एसी पावर भी आपके पास दो तरीके की होगी, एक तो रहेगी आपके पास सिंगल फेज एसी पावर। ओके, एंड तीसरा दूसरा वो क्या रहेगा भाई, इसका क्लासिफिकेशन थ्री फेज एसी, राइट। अब अगर मैं सिंगल फेज में भी बात करूंगा तो दो तरीके की पावर, एक कौन सी एक्टिव और दूसरी कौन सी रहेगी भाई, रिएक्टिव पावर। बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, एक्टिव पावर एंड दूसरी रहेगी रिएक्टिव पावर। ओके, चलो, एक्टिव पावर हमें पता है सर, पी से हम दिखाते हैं, और जो कि हमारे पास क्या होता है सर, फेज। देखो सिंगल फेज है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वी फेज इंटू आई फेज इंटू रिएक्टिव पावर इज एसोसिएटेड विद कॉस, तो इट मीन्स हियर इट इज अ कॉस पाई। ओके, एंड आपको पता है कि सिंगल फेज में लाइन एंड फेज का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब पावर को, इसी पावर सिंगल फेज पावर को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं सर, वी एल इंटू आई एल इंटू cos of phi। ओके, यस, तो दीज टू फॉर्मूलाज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल फेज में आप इसको वी एल आई एल cos of phi लिखो, या तो आप बोलोगे वी फेज आई फेज cos of phi लिखो, बात सही है। ओके, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपका रिएक्टिव पावर के लिए भी लगेगा, जो कि हमारे पास रिएक्टिव पावर Q से दिखाई जाती है, और रिएक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर इज बेसिकली आपके पास वी फेज आई फेज होगी, और ये एसोसिएटेड होती है साइन से, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ फाई। ओके, और सिंगल फेज में हमें पता है कि फेज एंड लाइन सेम होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी एल इंटू आई एल इंटू साइन ऑफ फाइव भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमने देखे। वैसे तो अकेला यही फॉर्मूला, इसमें कुछ ऐसा खास है ही नहीं। ओके, तो यहाँ तक हमने चीज़ें देखी है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्लासिफिकेशन थोड़ा मैं फास्टली ही लूँगा, बट आपको पता होना चाहिए। ओके। और वैसे अगर मैं बात करूँ कि आपका थ्री फेज की बात करते आऊँ सपोज मैं यहाँ पर, तो थ्री फेज पावर को हम और किस तरीके से बता सकते हैं बताओ। तो इसमें भी आपके पास एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर रहेगी ना। यहाँ पर अगर मैं एक्टिव पावर की बात करता हूँ, एक्टिव पावर की बात करता हूँ, तो बताओ इसमें सपोज थ्री फेज एक्टिव पावर क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर थ्री फेज है तो आ जाएगा 3 × V फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस ऑफ फाइव। और इसी को अगर इसी थ्री फेज पावर को अगर आप लिखना चाहते हो लाइन में, तो यहाँ पर आता है √3 × VL इंटू IL इंटू कॉस ऑफ फाइव। इसके सभी के पीछे डेरिवेशन है बेटा, सभी के पीछे। ओके। तो ये बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर हमें नहीं पता। ये बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए ना। याद रखना किसी किसी के बच्चों को ना बेसिक क्लियर ना होने की वजह से ये 3 एंड √3 में गड़बड़ा जाते हैं। सर हमें कभी कभी 3 दिखाई देता है, कभी कभी हमें √3 दिखाई देता है सर। तो बेटा जब आप 3 लेते हो तो ये दोनों क्वांटिटीज फेज में होती है, और जब आप यहाँ पर √3 लेते हो तो दोनों क्वांटिटीज वोल्टेज एंड करंट आपके पास लाइन में होती है। इतनी सी बात मैं यहाँ पर बताऊंगा, बाकी कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जब 3 रहेगा तो दोनों फेज में, जब √3 रहेगा तो दोनों लाइन में। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे सेशन बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके। वैसे ही थ्री फेज में हम किसकी बात करेंगे, आपकी रिएक्टिव पावर की। ओके, रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो रिएक्टिव पावर किससे दिखाएंगे बताओ। क्यू थ्री फेज से, जो कि आपके पास क्या रहेगा, थ्री फेज वी फेज इंटू आई फेज इंटू रिएक्टिव पावर इज एसोसिएटेड विद साइन ऑफ फाई ना, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ फाई। ओके। और तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला, थ्री फेज इज इक्वल टू √3 लेंगे तो क्या आएगा, VL इंटू IL इंटू साइन ऑफ फाई। राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया ये समझ में आ गया होगा, और ये सभी फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है बेटा, पावर से एसोसिएटेड। ओके। तो ठीक है, हम आते हैं आगे और देखते हैं कि आगे वाले पीपीटी पर है क्या। तो अभी जो हमने बातें की बेसिकली वो बातें की हमने रूट फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट सब के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, ये जितना भी मैं इस बक्से में दिखा रहा हूँ तो इसको ऐसा समझ लो कि ये इसके बीच जितने भी क्वांटिटीज रहेंगी ये सभी फेज रहेंगी। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी ना बेटा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो ये फेज वोल्टेज रहेगा, और इसमें जाने वाला करंट भी सपोज इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है बेटा फेज करंट। ओके। तो फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। वैसे ही आप इसका भी बोल सकते हो कि दिस इज अ प्लस, सपोज दिस इज अ माइनस, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज फेज, और इधर से आने वाला सपोज करंट इसका फेज करंट होगा। ओके। और ये भी सपोज आप प्लस माइनस लेते हो तो दिस इज फेज वोल्टेज, इधर जाने वाला करंट फेज करंट। गेटिंग। चलो, अब इसको आप कैसे करोगे बताओ। तो इसी को अगर आप एक्सटेंड करोगे इधर, इधर इस तरीके से, मैं ज़्यादा भी टाइम पास नहीं करूँगा इसके ऊपर क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख के दूंगा, और किसी के पास नहीं रहेंगी तो देख लेना बस, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ना मिस आउट कर लेते बेटा बच्चे। ओके। तो याद रखना आप सभी को पता होगा कि जो वोल्टेज जो वोल्टेज एक फेज एंड न्यूट्रल या तो ग्राउंड के बीच में काउंट किया जाता है। यहाँ पर जो वोल्टेज एक फेज, किसी भी एक फेज एंड ये आपके पास सपोज न्यूट्रल है, तो इसके बीच में अगर काउंट किया जाता है, इसके बीच में अगर काउंट किया जाता है तो उससे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बेसिकली फेज वोल्टेज। जो आपको दिखाई दे रहा है ये फेज वोल्टेज है। और जो वोल्टेज एक फेज और एक दूसरे फेज के करस्पॉन्डिंग, किसी भी फेज के करस्पॉन्डिंग निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ये सपोज ए फेज है, दिस इज आवर बी फेज ना, एंड दिस इज योर सी फेज। राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर जो लाइन वोल्टेज है बेसिकली, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, नहीं तो इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। तो पहला पॉइंट याद रखना कि जब स्टार कनेक्शन है सर, स्टार कनेक्शन के केस में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो स्टार कनेक्शन के केस में आपका लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू योर फेज वोल्टेज। क्यों? क्योंकि देख सकते हो सर लाइन वोल्टेज बेसिकली दो लाइन के बीच का वोल्टेज होता है, याद रखना। मतलब दो करस्पॉन्डिंग फेज के बीच का वोल्टेज होता है। ओके। कोई भी आपके पास वोल्टेज के बीच का आपके पास किसी भी दो वोल्टेज के बीच का आपके पास क्या होता है, वोल्टेज होता है। डिफरेंस वोल्टेज दैट इज नथिंग बट अ फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। बट फेज वोल्टेज किसी भी लाइन एंड उसके न्यूट्रल या तो ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम फेज वोल्टेज। ओके। तो अगर ये सेम नहीं होता तो इसके बीच में एक बेसिक सा रिलेशन होता है, याद रखना। ऑलवेज याद रखना कि लाइन वोल्टेज जो होगा या फिर लाइन क्वांटिटीज
√3 टाइम्स होती है आपके पास फेज क्वांटिटीज से। ओके, ऑलवेज याद रखना। ओके, या तो इक्वल, सॉरी, इक्वल टू रहेंगे। आई एम ऑलवेज मतलब ऐसा मत समझना कि सर ऑलवेज नहीं, ये कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार के केस में वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, स्टार के केस में वोल्टेज ऐसा होता है। ओके, और अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हो बेटा, तो देखो ये फेज करंट है ना, और ये क्या रहेगा, तो ये लाइन करंट होता है कि नहीं होता है, तो ये लाइन करंट इधर से आएगा तो ये ही फेज करंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब सर स्टार कनेक्शन के केस में सर लाइन करंट इज सेम एज आवर फेज करंट। गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो लाइन करंट इज सेम एज आवर फेज करंट, तो ये सेम रहेगा बेटा, सेम रहेगा, लाइन करंट एंड फेज करंट आर दी सेम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये नेटवर्क थ्योरी का सेशन नहीं है, तो ये तो मेजरमेंट का है। यस, ओके, तो आपको समझ में आ गई ये चीज़, तो हम आते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं भाई है क्या चीज़ है आगे। ओके, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो बेटा। यहाँ पर क्या करोगे बताओ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि सपोज दिस इज आवर बेसिकली कनेक्शन, दिस इज आवर सेकेंड कनेक्शन, एंड यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से आता हूँ, एंड यहाँ से अगर मैं इस तरीके से आता हूँ, तो अगेन एक बार बक्सा बना लेते हैं। इस बक्से में हम किसको कैद करेंगे, तो इसमें हम सर सभी फेज की क्वांटिटीज को कैद कर लेंगे। यस, सभी फेज के क्वांटिटीज को हम सर कर लेंगे कैद। तो इसमें इसके अंदर जो चीजें रहेंगी, मतलब यहाँ इन इसके बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज आवर फेज, और इसमें जाने वाला करंट बेटा रहेगा आपके पास फेज करंट। ओके, और ये आपके पास याद रखना, सपोज ये ए है, ये आपके पास कौन है भाई, सी है, एंड ये आपके पास कौन है, बी है। तो ये इधर से आने वाला करंट ये होता है बेटा लाइन करंट। यस, अब मुझे बताओ ये लाइन करंट इस पॉइंट पर आएगा तो इसका कुछ हिस्सा इधर भी तो जाएगा और कुछ सीधा इधर कुछ हिस्सा इधर आएगा। अब ये कुछ हिस्सा जो इधर आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू, दैट इज, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन एक्चुअली, कहाँ पर थे हम। यस, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि हमारे पास जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो लाइन करंट एंड फेज करंट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो लाइन और यहाँ पर फेज है। तो ये इधर से आने वाला करंट कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। तो हम पहला यहाँ पर पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताओ, हम पहला पॉइंट इस केस में ये लिख सकते हैं कि सर डेल्टा के केस में सर जो लाइन करंट है इज नॉट इक्वल टू आवर बेसिकली फेज करंट। यस, तो इसमें एक रिलेशन बनता है बेटा, तो वो सही रिलेशन ये आएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, इस डेरिवेशन को ना लेते हुए मैं सीधा ही बता रहा हूँ कि जो लाइन करंट होता है वो या आपके पास √3 टाइम्स ऑफ दी फेज होता है। ओके, लाइन करंट कैसे होता है आपके पास, √3 टाइम्स ऑफ दी फेज होता है। ओके, वैसे ही अगर आप बेटा वोल्टेज की बात करोगे तो देखो ये फेज वोल्टेज है, एंड लाइन वोल्टेज आपको, आप मुझे बताना कि लाइन वोल्टेज कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अभी अभी मैंने बताया कि लाइन वोल्टेज इज लाइज इन बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग फेजेस, या फिर किसी भी दो फेजेस के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन वोल्टेज ये सेम एज अवर दिस फेज वोल्टेज है कि नहीं है, पैरेलल में है। सो यस, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, तो वैसे ही ये फेज वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर जो लाइन वोल्टेज है वो आपके पास फेज वोल्टेज के बराबर है। ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना है बेटा, सभी के सभी ये छोटी छोटी चीज़ें रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ओके, और जो नए बच्चे होते हैं वो इसमें थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस या फिर मैं इतना बोलूँगा कि थोड़ा याद रखना कि आपके पास चाहे लाइन स्टार रहे या फिर डेल्टा रहे, तो जो लाइन की क्वांटिटीज होती है लिखते समय याद रखना, लाइन की क्वांटिटीज या तो बराबर हो सकती है या तो √3 टाइम्स होती है, √3 टाइम्स हो जाती है। ओके, अब इसमें कभी कभी बच्चे ये बोलने लगते सर कभी √3 से डिवाइड करते कभी मल्टीप्लाई करते, कैसे याद रखना। तो मैं आपको सिंपल सा एक सेंटेंस देता हूँ, उस सेंटेंस को अगर याद रख लोगे ना तो आप ये चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में चिपका लेना। ओके, जो आप कभी भी जो प्रॉब्लम फेस करते ना वो ये रहेगा, नोट पॉइंट करके लिखना। अब ये स्टार एंड डेल्टा दोनों के लिए। ओके, ऑलवेज ऑलवेज लाइन क्वांटिटी, याद रखना लाइन क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटी इज इक्वल इक्वल और √3 टाइम्स √3 टाइम्स ऑफ फेज क्वांटिटीज। ओके, फेज क्वांटिटी,
क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो क्या रहेगा आपके पास, फेज क्वांटिटी। अब इस चीज को आपको इस तरीके से याद रखना है। अब ये चीज ऐसी हो सकती है, याद रखना। अब ये स्टार डेल्टा का तो आपको समझ में ही आ गया ना, तो इसमें मैं ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, बट इतना समझ लो कि सपोज आपके पास आई एल इज इक्वल टू √3 ऑफ आई फेज हो सकता है। यस, या तो आपके पास आई एल इज इक्वल टू आई फेज हो सकता है। ओके, ये दोनों भी चीजें सही हो सकती है। ये कब सही है, तो आप बोलोगे सर ये आपके पास कब सही है, डेल्टा के केस में। ओके, और ये कब समय सही है बेटा, वाई के केस में। ओके, बट बट याद रखना, ये आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा लिखो आई फेज इज इक्वल टू √3 ऑफ आई एल, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग है। ओके, ये रॉन्ग है। तो लिखते वक्त लाइन इज इक्वल टू लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि लाइन क्वांटिटी हमेशा बड़ी होती है, तो कितनी, तो बड़ी या तो बराबर हो सकती है, तो कितना बड़ी, तो कितनी बड़ी तो रहेंगी, तो कितनी √3 टाइम्स, और बराबर रहेंगे तो इक्वल कर देना बस। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। तो इसमें सही क्या है, तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फेज इज इक्वल टू लाइन डिवाइडेड बाय √3, फिर ये सही है, दिस इज योर करेक्ट। ओके, अभी मैंने जैसे लाइन करंट के लिए लिखा ना, वैसे आप फेज के लिए भी कर सकते हो। चलो मैं लिख के ही देता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ पर आप, यहाँ इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो पहला रिजल्ट क्या बनेगा बताओ यहाँ पर, कि चलो लाइन वोल्टेज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या रहेगा, √3 टाइम्स आप लिख सकते हो फेज वोल्टेज के बराबर, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आपके पास बराबर होगा। तो पहला रिजल्ट कब सही है, जब आपके पास स्टार कनेक्शन होगा, और दूसरा वाला रिजल्ट तब सही है जब आपके पास डेल्टा कनेक्शन होगा। बट इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लाइन वोल्टेज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो फेज वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी एल, ये रॉन्ग है बेटा। यस, ये रॉन्ग है, याद रखना। फेज क्वांटिटी कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए मल्टीप्लाई तो √3 कभी भी नहीं होगा। ओके, या आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ फेज, जो आपके पास क्वांटिटी है, अब मैं यहाँ पर वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, फेज वोल्टेज जो है वो लाइन के √3 हो सकता है। ओके, लाइन के √3 हो सकता है, तो ये करेक्ट है, फिर ये करेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीज आप सभी को पता रहेगी। देन हम आते हैं आगे और देख लेते हैं भाई आगे वाले सेशन, आगे वाले पीपीटी पर है क्या। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है बताओ, पावर मेजरमेंट, राइट। तो पावर मेजरमेंट के लिए आपको क्या लगेगा, तो वॉट मीटर लगेगा। तो वॉट मीटर कितने लगेंगे, तो ये डिसाइड होता है आपके पास आपके बहुत ही प्यारे नन्हे से थ्योरम से, जिस थ्योरम का नाम है आपके पास ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ओके, ये आप सभी ने पढ़ा है आपकी इंजीनियरिंग में, बट आपने कभी शायद से ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम किस लिए लगता है, तो ये इसलिए लगता है टू फाइंड द रिक्वायर्ड वॉट मीटर। ओके, या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ वॉट मीटर। वॉट मीटर कितने लगेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ब्लॉन्डल्स थ्योरम यूज किया जाता है। ओके, अब इसको हम बहुत ही प्यार से और नज़ाकत से देखेंगे, और इसको समझने से पहले आपको बेसिकली ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम, मैंने यहाँ पर बोला है पी फेज। फेज जैसा आपका 3 फेज, 3 फेज, 6 फेज ऐसी सिस्टम होती है ना, सिंगल फेज, तो उसमें मैंने पी जो यूज किया है, ये जो पी जो मैंने यूज किया बेटा, ये करस्पॉन्डिंग टू फेज है। एंड ये जो मैंने एन यूज किया यहाँ पर, इसको करस्पॉन्डिंगली मैंने वायर के लिए यूज किया है। ओके, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि ये सिस्टम है, तो देखो यहाँ पर आर, वाई एंड बी, तो फेजेस आपके पास कितने रहेंगे, तो आप बोलोगे 3। बट वायर काउंट करूंगा तो देखो ये 3 फेज के 3, और ये न्यूट्रल का भी वायर काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पर वायर हो जाएंगे 4। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी कि P मतलब फेज है और N मतलब मेरे लिए अभी N है। ओके, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये चीज मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, और थोड़ी देर बाद हम ये चीजें देखेंगे। तो इस सिस्टम के लिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करके देता हूँ, एंड इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये चीज है क्या। तो P फेज मतलब 3 फेज, एंड वायर यहाँ पर 3 है। ओके, वैसे यहाँ पर क्या है देख बताओ, तो अब देखो सर 1 2 3 फेजेस आपके पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर
P इज इक्वल टू आपके पास 3 फेजेस है, एंड अगर वायर भी देखोगे तो N भी आपके पास 3 है, तो यार P एंड N आर द सेम, बट यहाँ पर P इज 3 एंड वायर इज 4। ओके, अब उन्होंने यही यहाँ पर क्या बोला है, जो पहला कंसेप्ट यहाँ पर जो बोला है उसको हम देख लेते हैं। क्या बोला है, इफ देयर इज अ न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल, न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होगा देन आपके पास डेफिनेटली P एंड N इज नॉट इक्वल। यस, देखो जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल था तो पी की वैल्यू 3 थी और एन की वैल्यू देखो 4 थी, तो दोनों अनअवेलेबल अनइक्वल रहेंगे ना, तो वही तो उन्होंने बोला है कि जब आपके पास न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होगा तो पी एन एन इक्वल नहीं होगा, तो उस समय आपके पास जो नंबर ऑफ वॉट मीटर रिक्वायर्ड जो लगते हैं बेटा, नंबर ऑफ वॉट मीटर, वो नंबर ऑफ फेजेस के बराबर लगते हैं। किसके बराबर लगते हैं, नंबर ऑफ फेजेस के बराबर लगते हैं। तो ये वाली केस अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पर भी आपके पास मैच हो रही है। कैसे, बताओ मुझे। ये अगर यहाँ पर देखोगे तो P इज इक्वल टू एन है क्या, नहीं ना, क्योंकि एक की वैल्यू 3, तो आप यहाँ पर बोलोगे P एन इज नॉट इक्वल टू P, या फिर मैं आपको ऐसा बोल भी सकता हूँ कि P इज नॉट इक्वल टू एन। अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सर जो वॉट मीटर लगने चाहिए वो P के बराबर, और P के बराबर मतलब 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वॉट मीटर है, 1 2 एंड 3 वॉट मीटर है। गेटिंग माई पॉइंट, 3 वॉट मीटर आपको लग रहे हैं। यस, चलो वैसे ही इसका ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो दूसरा पॉइंट आप समझ लेना कि दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इफ देयर इज अ नो न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट ना रहे, मतलब ऐसा न्यूट्रल पॉइंट है बट इसको आपने बाहर नहीं निकाला ना। यस, मतलब यहाँ पर फ्लोटिंग न्यूट्रल पॉइंट ऐसा आप समझ सकते हो, न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहेगा तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन हो जाएंगे। देखो 3 फेजेस और वायर भी 3 ही बराबर, तो इस केस में बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ वॉट मीटर जो रिक्वायर्ड लगते हैं वो लगते हैं नंबर ऑफ फेजेस माइनस 1। किसके बराबर लग जाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ फेजेस रहेंगे उसमें से एक माइनस कर देना, उतने वॉट मीटर लगेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे P माइनस 1 ना, तो P कितना है 3, 3 माइनस 1 करोगे देखो आपको 2 वॉट मीटर लगेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 वॉट मीटर आपके पास है। ओके, तो गेटिंग माई पॉइंट, तो ये आपको लगेंगे भाई 2 वॉट मीटर यहाँ पर। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा नज़ाकत से, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो लेट्स सी द बेसिकली कि अगले वाले पीपीटी में है क्या। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना कि कितने वॉट मीटर लिखेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा अभी ड्रॉ करके देखेंगे, सो दैट आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहली सिस्टम मैंने ली है सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, कैसी है, सिंगल फेज। अब मुझे बताना कि फेज आपके पास 3 है, मतलब P किसको डिनोट करता है बताओ, तो P सर डिनोट करता है हमारे लिए फेज के लिए, और वो कितना आपके पास, तो नंबर ऑफ फेजेस कितने बेटा, सर वो है हमारे पास यहाँ पर 1 है, राइट, 1 है, नंबर ऑफ फेजेस 1। और वायर मतलब यन है ना, तो यन किसको डिनोट करता है, वायर को, तो वो कितने आपके पास 2। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर P इज इक्वल टू यन है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ए P 1 है और यन इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब सर P इज नॉट इक्वल टू 1। अब जब P इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो जो नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने लगेंगे आपको, तो कौन सी केस आ गई है आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। P इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ वॉट मीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस मतलब P के बराबर आएंगे, और P की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। तो आप बोलोगे सर इस सिस्टम में नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने लगेंगे, 1 लगेंगे। अब उसको कैसे कनेक्ट करना है, लेट्स सी कैसे कनेक्ट करो। देखो फेज कितने बच्चा, ये देखो ये आपके पास ये फेज रहा, यस, और एक न्यूट्रल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, न्यूट्रल को मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये देखो ये हो गया आपके पास न्यूट्रल। ओके, ये न्यूट्रल, इसके बीच में एक वॉट मीटर लगाना है, तो कैसे लगाओगे, तो आपको पता होगा ना कि वॉट मीटर में क्या होता है, एक करंट कॉइल। तो करंट कॉइल आपको कैसे लगाते हो, तो करंट कॉइल लगा जाती है फेज में, एंड एक होती है प्रेशर कॉइल जो आप कहाँ पर कनेक्ट करते हो, सर फेज में, एंड इन शंट विथ न्यूट्रल, कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं ना। तो इसी से ही तो आपके पास क्या बनता है बताओ, तो इसी से तो हमारे पास क्या बनता है, वॉट मीटर बनता है कि नहीं बनता है, यस और नो बताओ। तो दिस इज आवर वॉट मीटर और नॉट, तो कितने वॉट मीटर लगे आपको इस सिस्टम में करंट मेजर सॉरी पावर मेजरमेंट के लिए, 1 वॉट मीटर। यस, वैसे ही हम सेम कंसेप्ट बेटा यहाँ पर देखेंगे कि 2 फेज 3 वायर सिस्टम में कितने वॉट मीटर लगेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेज मतलब P किसको डिनोट करता है, फेज को, तो इसकी वैल्यू कितनी है सर 2। ओके,
तो यहाँ पर यन की बात करेंगे तो यन क्या है आपके पास, वायर। ओके, तो वायर मतलब कितना बताओ, वायर मतलब यहाँ पर है सर 3 वायर। तो मुझे आप अगेन मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, क्या बताओ P इज इक्वल टू यन है? तो आप बिल्कुल बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। अगर P इज इक्वल टू यन नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ वाटमीटर किसके बराबर लगेंगे? बताओ तो। अगर दोनों चीजें इक्वल नहीं रहेंगी तो नंबर ऑफ वाटमीटर लगेंगे सर P के बराबर, जो हम बोलेंगे सर 2 के बराबर। यस, तो 2 वाटमीटर हमें लगेंगे। ओके, अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे बताओ तो फिर से आप एक बार क्या कर लोगे, 2 फेजेस है तो देखना 2 फेजेस के लिए सपोज ये आर फेस, यस, और ये सपोज देखना आपके पास ये वाई फेस, ये 2 फेजेस आ चुके हैं। और ये क्या लगेगा बताओ, तो एक लगेगा बेटा आपको यहाँ से, यस, तो ये सपोज मैंने ले लिया न्यूट्रल। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या ले लिया हमने सपोज यहाँ पर न्यूट्रल। अब आपका यही काम है कि भाई इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे बताओ, सर 2 वाटमीटर है तो 2 वाटमीटर के लिए 2 करंट कॉइल लगेंगी, इतनी तो बात सही है सर। अब 2 करंट कॉइल ऐसे लगेंगी सर, ये देखना, ये पहला और ये दूसरा, गेटिंग। इसको हम करेंगे सर कुछ इस तरीके से, एंड इसकी जो प्रेशर कॉइल है बेटा, ये कुछ इस तरीके से ही कनेक्ट होंगी ना पहले की, इस न्यूट्रल में। एंड इसकी जो प्रेशर कॉइल है कुछ हम इस तरीके से शंट में कनेक्ट करते हैं ना। यस, तो आप मुझे बताओ कितने वाटमीटर से काम बनाइए, ये पहला वाटमीटर और बेटा ये दूसरा वाटमीटर, गेटिंग। तो दिस इज योर W1, दिस इज योर W2। यस, तो इसमें अगर मुझे टोटल पावर निकालनी रहेंगी तो आप क्या करोगे सर, W1 प्लस W2 दोनों की आप एडिशन कर दोगे। यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर 2 फेज 3 वायर सिस्टम में किस तरीके से कनेक्शन करना है ये भी हमने देख लिया, और कितने वाटमीटर लग रहे हैं ये भी देखा। ओके, जब P एंड N इक्वल नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ वाटमीटर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस। यस, चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज नथिंग बट दिस वन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, और वो है हमारे पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब 3 फेज है तो मेरा आप सभी से फिर से एक बार क्वेश्चन, कि बताओ भाई P मतलब फेज और उसकी वैल्यू कितनी है 3। ओके, और यन मतलब कौन है भाई, तो यन मतलब हमारे लिए वायर जिसकी वैल्यू हमारे पास 4। तो आप, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्या हमारे पास P इज इक्वल टू यन है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली नहीं, और P इज इक्वल टू यन नहीं है। तो ब्लंडल्स थ्योरम क्या बोलता है, तो ब्लंडल्स थ्योरम ये बोलता है कि जितने भी वाटमीटर लगेंगे वो आपके पास नंबर ऑफ फेजेस के बराबर होंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस कितने बताओ, तो नंबर ऑफ फेजेस आपके पास 3 रहेंगे। यस, नंबर ऑफ फेजेस कितने रहे बेटा आपके पास, 3 रहे। तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ फेजेस आपके पास कितने रहे, 3 रहे हैं ना। तो अगर नंबर ऑफ फेजेस 3 रहेंगे तो इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, तो इसको आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करोगे कि ये आपके पास आर फेज, सबसे पहले तो 3 फेज बना लेते हैं, दिस इज आवर वाई फेज, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, बेसिकली स्पेस रख देता हूँ, दिस इज आवर वाई फेस, दिस इज आवर बी फेस, एंड अगर मैं इसमें बात करूँ तो सपोज दिस इज आवर एन फेस। तो कैसे कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, तीनों के लिए 3 करंट कॉइल लगेंगी कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमने एक करंट कॉइल लगा दी, ये हमने एक करंट कॉइल लगा दी सर, तीनों फेज का मेजरमेंट करना था, यहाँ पर हमने एक करंट कॉइल लगा दी। अब हम क्या करेंगे सर, इसके बीच में, मतलब यहाँ पर शंट में क्या कर देंगे सर, एक यहाँ पर लाइक दिस एक प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी एक प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी एक प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक वाट मीटर, ये एक वाट मीटर, और ये एक वाट मीटर। तो कितने वाट मीटर लगे आपको, तो आप बोलोगे सर W1, W2 एंड W3। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मुझे टोटल पावर निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 करोगे तो टोटल पावर मिल जाएगी। बट अगर मुझे बताओ, अगर सिस्टम अगर सिस्टम बैलेंस रहेगी, तो सिस्टम अगर बैलेंस्ड रहेगी, बैलेंस्ड अगर होंगी, तो लेट मी
कनेक्ट चार्जर, बेसिकली लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो चुकी है। यस, सिस्टम अगर बैलेंस रहेगी तो एक वाट मीटर का भी रीडिंग लेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि देखो न्यूट्रल तो कॉमन है ही सब में। तो अगर मैं इसका रीडिंग ले लूँ तो उसका तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके हम पूरी पावर भी तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि तीनों वाट मीटर सेम ही रीडिंग देंगे, सिस्टम बैलेंस होगी तो। यस, तो बैलेंस सिस्टम के लिए आप क्या करोगे, आपको बेसिकली एक वाट मीटर ही इनफ है, क्योंकि आपको टोटल पावर कैसे निकाली जाएगी, टोटल पावर आप ऐसे कर दोगे कि WT इज इक्व टू 3 मल्टीप्लाई विथ W1 ओनली, ऐसे निकाली जाएगी सिस्टम बैलेंस रहेगी तो। और अनबैलेंस रहेगी तो आप कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से करना है, तीनों का एडिशन करना है, अनबैलेंस्ड। ओके, अब ऐसा नहीं कि बैलेंस केस में आपके पास एक ही वाट मीटर लगेगा, आप 3 से भी कर सकते हो, बट 3 से भी आपके पास उतनी पावर मिलेगी। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक वाट मीटर से काम चल रहा है तो भाई क्यों हम 3-3 वाट मीटर लगा देंगे। यस, तो एक का ही रीडिंग लगेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट सिस्टम अनबैलेंस होगी तो 3 वाटर मीटर लगेंगे, तीनों की करनी पड़ेगी एडिशन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड देख लेते हैं आगे हमारे पास ये चीज़ें है क्या। अब मुझे बताओ यहाँ पर P इज इक्वल टू है क्या, P इज इक्वल टू कितना है बताओ, P इज इक्वल टू बेटा आपके पास है फेज है ना, P इज इक्वल टू आपके पास फेज है। तो P डिनोट किसको करता है, फेज को करता है। और मुझे बताओ फेज कितने, तो इस सिस्टम में फेज आपके पास 3 है। एंड आपके पास यन किसको डिनोट करता है, तो यन बेसिकली हमारा वायर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर कितना है सर, यन इज इक्वल टू वायर है, करेक्ट, 3 है। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों चीज को देख के क्या P इज इक्वल टू यन है, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर यस, बिल्कुल सर सही है, P इज इक्वल टू यन है सर। तो यहाँ पर वाट मीटर की अगर मैं आपसे बताऊँ, वाट मीटर पूछो, बोलो कि वाट मीटर कितने लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, जब P एंड N इक्वल होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, वाट मीटर P -1 लगते हैं। यस, P-1 मतलब फेज -1, तो 3 -1 दैट मीन्स वाट मीटर लगेंगे बेटा 2। तो टोटल कितने वाट मीटर लगेंगे आपको, 2 लगेंगे। तो इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो आप बेटा कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो 3 फेजेस हैं याद रखना। तो फेज नंबर 1, या फिर मैं बोलूँगा इसको, ये R है, ये बेटा आपके पास Y है, एंड ये आपके पास सपोज आपके पास B। याद रखना यहाँ न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल अवेलेबल नहीं। तो इसको बेटा कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ओके, यू कैन कनेक्ट लाइक दिस। तो ये पहली करंट कॉइल और ये कुछ इस तरीके से दूसरी करंट कॉइल, और इसके जो प्रेशर कॉइल होते हैं बेसिकली वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। ये पहले का प्रेशर कॉइल, ये दूसरे का प्रेशर कॉइल, और दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है लाइक दिस। ओके, तो ये एक वाट मीटर, एक सेकेंड, ये एक वाट मीटर, ये एक दूसरा एक वाट मीटर। तो आप क्या बोलोगे सर, दिस इज W1, दिस इज W2। तो यहाँ से बेटा जो टोटल पावर मिलती है ना, या फिर मैं बोलूँगा WT, तो वो मिलेगी आपके पास W1 प्लस W2। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला दोनों के लिए लगता है, बोथ अनबैलेंस्ड एज वेल एज प्लस बैलेंस्ड के लिए, याद रखना। यस, बैलेंस्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिस्टम आपके पास बैलेंस्ड होगी तो सर हम वही चीज़ करेंगे जो आपने अभी किया था, एक का रीडिंग कर दो देन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। न्यूट्रल जब अवेलेबल नहीं होता है तब आपके पास कम से कम 2 वाट मीटर तो लगेंगे, बैलेंस्ड एज वेल एज बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड के लिए लगता है। तो इसे बोला जाता है 2 वाट मीटर मेथड। यस, यहाँ पर आपने कितने में वाट मीटर यूज़ किए, 2, तो इसको बोला जाता है बेटा 2 वाट मीटर मेथड। बहुत ही फेमस मेथड है ये, और इसी को आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। ओके, तो दिस इज नथिंग बट योर 2 वाट मीटर मेथड, जो कि हमने देखा है ब्लंडल्स थ्योरम से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये नंबर ऑफ वाट मीटर का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी द बेसिकली इस 2 वाट मीटर मेथड को हम थोड़ा सा डिटेल में और नज़ाकत से देख लेते हैं, और इसके प्रूफ मैं करूँगा नहीं, ये आपको बस याद रखने। ओके, जो 2 वाट मीटर मेथड होती है उसके क्या क्या नाम है, तो बेटा इसका जो पहला नाम है वो ये है, पावर फैक्टर मेजरमेंट बाय, क्या है पहला नाम, पावर फैक्टर मेजरमेंट बाय
सॉरी मेजरमेंट ऑफ लोड बाय 2 वाट मीटर मेथड। दूसरा नाम है फेज एंगल मेजरमेंट ऑफ द लोड बाय 2 वाट मीटर मेथड। ओके, तीसरा नाम है इसका 3 फेज रियल पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड। तीसरा नाम है 3 फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड। अब ये सभी नाम एक ही मेथड के हैं। यस, अब मैं इसको बहुत आसान बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका नाम लेता हूँ 2 वाट मीटर मेथड से। सपोज हम एक्टिव पावर मेजर कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बेटा, इसका एक बेसिक सा नन्हा सा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सपोज टोटल पावर चाहिए, तो इसको मैं टोटल पावर लिखता हूँ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो टोटल पावर पीटी 2 वाट मीटर मीटर से। तो पहले वाट मीटर का पावर प्लस दूसरे वाट मीटर का पावर। ओके, तो क्या लिखना है आपको, P1 प्लस P2। ओके, एक्टिव पावर के लिए क्या निकालना है, P1 प्लस P2। याद रखना, P1 प्लस P2। ओके, अब यहाँ पर आप अगर मुझसे पूछोगे सर ये P1 है क्या, तो बेटा P1 को आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज नथिंग बट √3 इंटू वी फेस इंटू आई फेस इंटू यहाँ पर होता है बेटा कॉस ऑफ 5 माइनस 30 डिग्री, नॉट 5 माइनस 30 डिग्री, सॉरी दिस इज माई कॉमन मिस्टेक, मैं हमेशा करता हूँ 30 माइनस 5। ओके, ये होता है। एंड P2 क्या होता है आपके पास, P2 इज इक्वल टू √3 इंटू वी फेस इंटू आई फेस इंटू कॉस ऑफ 30 यहाँ पर रहेगा, और इस समय आपके पास रहेगा +5। ओके, 30 + 5। तो ये दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूलेज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या किया आपने यहाँ पर, तो आपने 3 फेज की एक्टिव पावर मेजर की है। कैसे, दोनों वाट मीटर की रीडिंग ऐड करके। इसी को कोई कोई टीचर ऐसे भी बोल देता है, टोटल पावर कैसे निकाली जाती है, W1 प्लस W2। तो यहाँ पर मैंने P1 प्लस P2 लिखा है, आप W1 प्लस W2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या मेजर किया आपने, 3 फेज एक्टिव पावर। किससे सर, 2 ही वाट मीटर से। तो बेटा इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा पता है, 3 फेज रियल एक्टिव पावर। रियल मतलब एक्टिव पावर ही ना, रियल पावर मेजरमेंट किससे, 2 वाट मीटर मीटर से। वैसे ही आप 2 वाट मीटर मीटर से रिएक्टिव पावर भी मेजर कर सकते हो। अब उसका भी मैं फॉर्मूला देता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़े डेरिवेशन होते हैं। अभी बस ये फॉर्मूले से काम चला लेना कि दिस इज योर बेसिकली रूल। तो आप रिएक्टिव पावर ऐसे निकाल सकते हो, टोटल रिएक्टिव पावर अगर आपको चाहिए ना 3 फेज की, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, √3 इंटू, ये डेरिवेशन करके आता है P1 माइनस P2। ओके, √3 इंटू P1 माइनस P2, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये सभी चीजें। ओके, दिस रिजल्ट, दिस टू रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट आल्सो, दिस रिजल्ट आल्सो। ओके, अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताना, जो भी चीज आपके पास रहेगी, तो जो एक्टिव पावर होती है, मैंने अभी अभी बताया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, ये किससे एसोसिएटेड होता है बेटा, कॉस ऑफ 5 से एसोसिएटेड होता है कि नहीं होता है। एंड जो रिएक्टिव पावर होती है वो साइन ऑफ 5 से एसोसिएटेड होता है कि नहीं होता है। यस, अगर मैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस ले लूँ, अगर मैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस ले लूँ, तो क्या होगा बताओ मुझे। ऐसा करूंगा मैं, सपोज साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब ये क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी करूंगा, तो कैन आई गेट, चलो मैं लिख ही देता हूँ, साइन डिवाइड बाय कॉस, कैन आई गेट द tan फाइव, बोल सकता हूँ। और tan ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो साइन किससे एसोसिएटेड रहेगा, तो आप बोलोगे सर QT से, और QT की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर P1 प्लस P2। यस, तो इसका मतलब हमें ये एक फॉर्मूला मिला है। ध्यान से देखना, अभी थोड़ा सा नज़ाकत से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी यहाँ पर चीज़ बताई है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, साइन डिवाइड बाय कॉस किया है, तो यहाँ पर tan थीटा मिला, और tan थीटा में √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2 मिला। तो मैं यहाँ से फेज एंगल नहीं निकाल सकता क्या, कैसे सर, tan को उधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ, अब ध्यान से सुनना, √3 इंटू इन ब्रैकेट P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय बेटा P1 प्लस P2। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से आपने क्या निकाला, तो दिस इज नथिंग बट यूर फाई, राइट। और इस फाई को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं ना फेज एंगल, राइट, फेज एंगल।
तो हम क्या कर सकते हैं पता है, बस अगर मुझे P1 एंड P2 की वैल्यू अगर पता रहेगी, मतलब दो वाटमीटर की अगर वैल्यू पता रहेगी, तो बेटा उससे हम फेज एंगल भी मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, फेज एंगल मेजरमेंट बाय मेजरमेंट ऑफ लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप फेज एंगल भी मेजर कर सकते हो, फेज एंगल भी मेजर कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कॉस मतलब पावर फैक्टर चाहिए, तो पावर फैक्टर कैसे निकालोगे बताओ? सिंपल सी बात है ना, कैसे निकालोगे? सर फेज एंगल मिल चुका है सर, उसका कॉस ऑफ फाई निकाल दो, तो यही हमें क्या मिलेगा, पावर फैक्टर मिलेगा। तो मतलब सर अगर मैं यहाँ पर कॉस ऑफ फाई कर दूँ और फाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, तो पावर फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? तो आप बोलोगे सर टेन इनवर्स ऑफ √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ब्रैकेट कंप्लीट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से भी आपके पास फॉर्मूला बना कि नहीं बना बताओ? इतना नन्हा सा प्यारा सा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, तो यू आर गेटिंग द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अगेन अगेन ओवर हियर। यस, गेटिंग getting everyone? Yes. So this one is a very important formula. Okay, this is also a very important formula. वैसे तो सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको सबसे ज़्यादा IMP कर दे रहा हूँ दिस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो याद रखना बस, टेन इनवर्स ऑफ √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ शायद से आपको समझ में आ गई होंगी। देन इससे रिलेटेड बेटा आपके पास एक कंसेप्ट पूछी जाती है, और उस कंसेप्ट को मैं टेबल के थ्रू आपको टेबल बना के दूंगा। देन आप उसको मैं थोड़ा सा रटाने की भी कोशिश करूंगा आपको, और समझाने की भी कोशिश करूंगा। एंड मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा होपफुली, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वॉट मीटर रीडिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है। वॉट मीटर की रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब आपके पास लोड का पावर फैक्टर चेंज होगा तब। यस, तो यहाँ पर मैंने लिया है फेज एंगल, यहाँ पर मैंने लिया पावर फैक्टर, इसके बाद मैंने P1 एंड P2 क्या वो फॉर्मूला था वो लिया है। एंड अगर एक सेकेंड, मैं कहाँ पर जा रहा था, मुझे बैक लेना था बेसिकली, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो हमने फेज एंगल की कुछ अलग अलग वैल्यूज ली है एंड पावर फैक्टर लिया है। तो मैंने कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही एंगल लिया है, एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री एंड एक 90 डिग्री। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इस कॉस ऑफ फाई की वैल्यू देखूंगा, तो मैंने जो निकाली है वो ये देखो कि 0 डिग्री कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वो 1। और एक कब पॉसिबल होता है, ओनली रजिस्टिव नेचर के केस में, राइट राइट, गेटिंग? ओके, और वैसे cos 30 की वैल्यू अगर निकालोगे तो √3/2 होती है, और √3/2 मतलब 0.8666, उसे हम अप्रोक्सीमेटली 0.0867 कर सकते हैं। एंड cos 60 की लोगे तो 0.5 लैग होगा, एंड cos 90 मतलब 0, जिसे हम जीरो पावर फैक्टर भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, तो यही सब चीज़ें अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली समझा दूँ, तो कुछ मत करना, यहाँ पर आप बस फाई की वैल्यू पुट कर देना, कितना, 0 डिग्री। यस, तो 0 डिग्री कर लोगे तो यहाँ पर मैं कॉस की वैल्यू बोल रहा था, बेसिकली कॉस नहीं करना है, यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ अगर बेटा P1 की वैल्यू निकालोगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है, √3 V फेस इंटू I फेस, और ये देखो कॉस ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, राइट। कॉस ऑफ 30 डिग्री अगर आप कर लेते हो, तो कॉस 30 की वैल्यू, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू ये बोली थी, जैसे √3/2। यस, हाँ बराबर ही बोली थी, सही था। तो इसकी वैल्यू सभी को पता है कितने होते हैं बेटा, √3/2। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। कितनी होती है कॉस 30 की वैल्यू? तो आप बोलोगे सर √3/2। अब ये √3/2 यहाँ पर पुट करोगे, और इसको अगर ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ना, से दिस इज 3/2 इंटू वी फेज इंटू आई फेज ओनली, तो दैट मीन्स इस केस में P1 की वैल्यू ये वाली रहेगी। यस, सिमिलरली बेटा अगर आप इसमें भी पुट करोगे ना, फेज इज इक्वल टू 0, तो आपको P2 की वैल्यू उतनी ही मिल जाएगी, क्योंकि फाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो उतना ही मिलेगा। मैं सीधा लिख के दे रहा हूँ, 3/2 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। यस, अब मुझे बताओ आपको P1 एंड P2 देख के क्या मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर दोनों का भी सर जो वैल्यू मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है, राइट। तो क्या मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूँ बेटा कि सर P1 इज इक्वल टू P2 है? यस, P1 इज इक्वल टू P2 है, आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। यस, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपका इस तरीके से फ्रेम होता है बच्चा, कि आपके पास
फेज एंगल डिग्री जीरो के केस में वॉट मीटर के रीडिंग का नेचर क्या रहता है, तो आपको बोला जाता है, या उस समय में आप ये बोल सकते हो कि जब फेज एंगल जीरो है उस समय आप ये बोल सकते हो कि सर P1 एंड P2 की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब दोनों वॉट मीटर सेम रीडिंग दिखवाएंगे, या फिर आप बोलोगे इक्वल रीडिंग दिखाएंगे। इसी को कभी कभी फेज एंगल के बदले वो ऐसा भी बोल लेते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर के केस में वॉट मीटर की रीडिंग क्या रहेगी टू वॉट मीटर मेथड में, तो आप बोलोगे सर दोनों वॉट मीटर सेम रीडिंग दिखाएंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो या तो आप एंगल से निकाल सकते हो या तो आप पावर फैक्टर से निकाल सकते हो। इसके लिए मैं ट्रिक दूंगा थोड़ी देर बाद, बस अभी आप ध्यान देना कि टेबल कैसे फिल होता है। पूरा टेबल आपको रटा के रखूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, पूरी की पूरी मेरी गारंटी, ये टेबल आपको याद रहेगा। और यस, चलो, वैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए बेटा, अगर मैं फेज एंगल टू फाइव इज इक्वल अगर 30 डिग्री पुट करूंगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, तो मैं ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा √3 बाय ये कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 √3/2, यस, ये आ जाएगा √3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। यस, मैं ज़्यादा यहाँ पर समझाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। यस, बट जैसे आप सपोज P1 P2 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पर P1 होना चाहिए, आई एम सॉरी, यहाँ पर P1 होगा बेटा, P1। यस, वैसे अगर आप P2 को देखोगे बेटा, तो यहाँ पर P2 की वैल्यू तो अगर देखोगे तो बस कुछ ना मत करना, 5 = 30 डिग्री पुट कर देना, तो 30 - 30 0, और ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यस, तो बताओ ना ये कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर सिंपली √3/2 इंटू वी फेस इंटू आई फेज बचेगा बेटा। ओके, सिंपली √3/2 वी फेज इंटू आर फेज। तो क्या आप यहाँ पर ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ध्यान से देखना, कि सर जो P1 की वैल्यू है उसको को अगर सपोज मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जा रही है? P2 की वैल्यू मिल जा रही है। यस, यहाँ पर देखो ना √2 है, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों रिजल्ट आने पर बस इतना याद रखना कि 30 डिग्री के केस में, या फिर आप लोग 0.867 लैगिंग के केस में, सर जो P2 की वैल्यू है वो पहले वॉट मीटर के आधी होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट अगेन। ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इसी को भी मैं ना अच्छा अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ। पहले केस में दोनों वॉट मीटर ने सेम रीडिंग दिखाई थी, इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि सोचो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, एंड आगे अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर भी देख लेना कि यहाँ पर अगर मैं P1 इज इक्वल टू निकालने की कोशिश करूँगा, मतलब अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ, तो ये बेटा आ जाता है आपके पास 30/2, और ये V फेज इंटू आई फेज। ओके, एंड अगर यहाँ पर मैं ये पुट करके दिखा दूँ 5 इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर प्लस होना चाहिए, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस कैसे लिया, यहाँ पर प्लस होगा बेटा। ओके, cos 30 डिग्री, एक सेकेंड में यहाँ पर प्लस बना ही देता हूँ, यहाँ पर प्लस होगा बेटा। ओके, 30+, ओके, मैंने यहाँ पर माइनस लिया, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि ये सेम चीज़ें नहीं होगी। यस, तो दिस वाज प्रिंटिंग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ से बेटा अगर आप P2 की वैल्यू देखोगे तो ये होता है 0, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ ऐसा कौन सा एंगल होता है, ऐसा कौन सा एंगल होता है जहाँ पर एक वॉटमीटर 0 रीडिंग दिखाता है और पूरी रीडिंग आपके पास कौन दिखाता है? दूसरा वॉटमीटर दिखाता है। तो याद रखना वो आपके पास 60 डिग्री, या तो आपके पास पावर फैक्टर जो आपके पास 0.5 होता है, ये कई बार पूछा गया है, कई बार। यस, तो ये देखोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर P1 आपके पास रीडिंग दिखा रहा है, बेसिकली रीड कर रहा है, बट सर जो P2 है सर वो 0 रीडिंग दिखा रहा है, 0 वॉट दिखा रहा है। यस, तो ये कई बार पूछा गया है। यस, एग्जाम में अगर आप देखोगे ना, तो सबसे अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ से let me use a different color so that you will get the better idea। okay, तो जितना मैंने अभी तक देखा है बेटा, यहाँ से एंड यहाँ से क्वेश्चन बने। ओके, एंड अगर मैं सपोज 90 डिग्री की बात करूंगा, बस कुछ नहीं, 5 = 90 डिग्री पुट कर देना इसके इस वाले फॉर्मूले में, इसमें और इसमें, तो आपके पास जो P1 एंड P2 की वैल्यू देखने को मिलेंगी, तो P1 आपके पास √3/2 इंटू V फेज इंटू आई फेज होता है, एंड P2 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये होता है बेटा -√3/2 V फेज इंटू आई फेज होता है। यस, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया? तो आप बोलोगे सर P1 एंड P2 सर इक्वली है, बट सर ये एक दूसरे के माइनस में, मतलब P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 लिखेंगे, या फिर हम बोलेंगे P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 हम बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है, और वो सॉरी यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि सर जो P2 की रीडिंग है वो है निगेटिव, या फिर आपको ऐसा पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कौन सा पावर फैक्टर एंगल होता है जहाँ पर एक वॉट मीटर निगेटिव रीडिंग दिखाता है एंड दूसरा वॉट मीटर भी उतना ही रीडिंग दिखाता है बट इन पॉजिटिव वे, मतलब इक्वल रीडिंग बट निगेटिव, एक निगेटिव दिखाएगा। ओके, तो वो रहेगा आपके पास बेटा 90 डिग्री। ओके, अब मुझे बताओ, जैसे हमें पता है ना कि 0 डिग्री फेज एंगल आपके पास टोटली रजिस्टिव नेचर में होता है, वैसे अगर टोटल 90 डिग्री की बात करूंगा तो नॉर्मली हमारे पास लोड कैसा होता है, लैगिंग नेचर का होता है। तो क्या मैं इसको जीरो पावर फैक्टर लैगिंग या फिर लैगिंग नहीं लिख सकता, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। अब लैगिंग का मतलब यहाँ पर कौन होगा, इंडक्टर होगा ना, तभी जाकर लैगिंग रहा होगा, राइट। तो मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड में, याद रखना, प्योरली इंडक्टिव लोड में आपके पास एक पावर फैक्टर, एक वॉटमीटर नेगेटिव रीडिंग, सॉरी प्योरली नहीं बोल सकते हम, चलो यहाँ पर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, चलो प्योरली भी बोल सकता है बट मैं इसके बीच का भी एंगल अगर देखूँ ना तो निगेटिव दिखाने लगता है, इसलिए मैंने प्योरली नहीं लिखा। ओके, तो यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जैसे हम देखो पावर फैक्टर 0.5 यहाँ पर बढ़े आगे, ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर फैक्टर बेटा आपके पास 0.5 से एंड जीरो के बीच में जब रहा था, 0.5 एंड जीरो के बीच में जब रहा था, या फिर हम फेज एंगल की बात करेंगे 60 डिग्री या तो 90 डिग्री के बीच में रहा था, तो P2 ने निगेटिव रीडिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया था। P2 ने निगेटिव रीडिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर कोई वॉट मीटर निगेटिव रीडिंग दिखाता है बेटा, तो इसका क्लियर कट मीनिंग होता है कि वहां पर लो पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, लो पावर फैक्टर होता है। अब लो पावर फैक्टर किसके वजह से आ सकता है, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंडक्टिव इन नेचर, किसके वजह से, इंडक्टिव इन नेचर से आपके पास आ सकता है। यस, इंडक्टिव नेचर की वजह से आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि आपको पूछा जा सकता है कि बताओ कब आपके पास एक वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग दिखाता है और कब आपके पास एक वॉट मीटर जीरो रीडिंग दिखाता है, और कब आपके पास दोनों वॉट मीटर सेम रीडिंग दिखाएंगे, या फिर कब आपके पास एक वॉट मीटर दूसरे वॉट मीटर के आधी रीडिंग दिखाएगा। यस, तो ये टेबल उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका ट्रिक में जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम बहुत ही प्यार से और नज़ाकत से देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा, और इसी टेबल से मैंने ये बेसिकली कंक्लूजन निकाला है। इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वॉट मीटर मेथड, ध्यान से देखना, 2 वॉट मीटर मेथड में आपके पास क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वॉट मीटर रीडिंग इक्वल, 2 वॉट मीटर की रीडिंग कैसे रहेंगी, ध्यान से देखना, 2 वॉट मीटर की रीडिंग इक्वल होगी, कैसे रहेंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइड। तो ये आपके पास फेज एंगल कितना डिग्री था, यहाँ पर देखो ना, 2 वॉट मीटर की रीडिंग इक्वल बट अपोजिट इन साइड जब होती है, इक्वल इन बट इन अपोजिट इन साइड, तो उस समय आपके पास लोड क्या होता था, तो हमने अभी अभी देखा सर 90 डिग्री का फेज एंगल में, मतलब फेज एंगल आपके पास होता था ना, इस केस में फेज एंगल आपके पास 90 डिग्री का हो सकता है। तो फेज एंगल 90 डिग्री का कब रहेगा आपके पास, जब आपके पास लोड कैसा रहेगा आपके पास, प्योरली लैगिंग। यस, ये तभी हो सकता है, प्योरली लैगिंग लोड के केस में आपके पास फेज एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और उसी समय आपके पास इक्वल रीडिंग, याद रखना लिख के दे रहा हूँ, इक्वल P2 एंड P1 इक्वल रीडिंग के रहेंगे बट P2 की वैल्यू निगेटिव रहेगी, तो ये कहना था। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लैगिंग नेचर ये दिखाने लगता है जब एक वॉटमीटर नेगेटिव रीडिंग दिखाता है ना, तो इसका मतलब लोड लैगिंग नेचर का है, लैगिंग इंडक्टिव नेचर का है आपके पास लोड। यस, चलो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी। जन हम आते हैं आगे, व्हेन 2 वॉटमीटर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों वॉटमीटर की रीडिंग कैसे, अभी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, याद रखना, बट सेम साइन, अपोजिट साइड प्रीवियस वाला था बट अभी यहाँ पर क्या बोला है, सेम साइन, मतलब यहाँ पर क्या बोला है सर, P2 इज इक्वल टू P1। अब ये केस हमें कब मिली थी बताओ, P2 इज इक्वल टू P1 कब मिला था, जब हमारे पास बेटा फेज एंगल 0 डिग्री का था। अब फेज एंगल 0 डिग्री का मतलब आप क्या बोलोगे, नेचर कैसा रहेगा लोड का, अब तो बच्चों वाला खेल है, तो लोड आपके पास प्योरली रजिस्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस। चलो अब हम देख लेते हैं लास्ट कि 1 वॉट मीटर रीड्स, एक वॉट मीटर रीड कर रहा है एंड दूसरा वॉट मीटर क्या बोल रहा है आपके पास, शोज द जीरो रीडिंग।
मतलब सपोज आपके पास P1 रीड कर रहा है, ये हमने अभी अभी देखा, एंड P2 सपोज आपके पास 0 रीडिंग दिखा रहा है, 0 वॉट दिखा रहा है, तब आपके पास नेचर ऑफ लोड क्या रहेगा, तो लैगिंग ही रहेगा। बट ये प्योर लैगिंग, याद रखना, ये प्योर लैगिंग और ये आपके पास लैगिंग इन नेचर। यस। अब मतलब यहाँ पर ओनली इंडक्टर होगा भाई। यस, बट यहाँ पर हो सकता है रजिस्टर के साथ कैपेसिटर, या फिर मैं कैपेसिटर को 2 मिनट के लिए अभी गोली मार देता हूँ, सपोज मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, रजिस्टर विथ इंडक्टर होगा। तो इस केस में आपके पास इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। और ये कब होता था, जब हमारे पास फेज एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये हमें चीज़ें मिली थी। और अगर यहाँ पर आप पावर फैक्टर की बात करोगे तो 1/2 या तो हम बोलेंगे 0.5। ओके, लैगिंग का था। ओके, इस केस में कितना था पावर फैक्टर, cos ऑफ फाइव इज इक्वल टू 1, और इस केस में cos ऑफ फाइव इज इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंक्लूजन पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और अब आता है हमारा समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मैं टाइम पूरे क्वेश्चन कवर अप करके ही जाऊंगा। आई नो बहुत टाइम हुआ है, बट फिर भी मैं आप सभी को पता होगा कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो टाइम कभी देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि एक ही सेशन में सभी चीज़ें कवर अप करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड, कितने लगेंगे ये आपको पूछा है, मतलब आपको बेसिकली वाट मीटर पूछे वो कितने लगेंगे। तो इसके दो ही फॉर्मूले हैं, या तो आपके पास सर ये P के बराबर हो सकता है, या तो आपके पास P-1 के बराबर हो सकता है। अब आपको पता है ना कि सर ये P के बराबर कब रहेगा, P के बराबर कब रहे, जब P एन एन बराबर होगा। यस, और P n-1। यस, अभी अभी हमने देखा ना कि नहीं, ये हमने P के बराबर कब रहेगा, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं रहेगी। एंड आपके पास सॉरी, हाँ हाँ, ये फॉर्मूला कब रहता है, जब P एंड n इक्वल रहेगा, तब आपके पास P n-1 कर दोगे। अब मुझे बताओ इसमें आपके पास n मतलब क्या, P मतलब कौन, फेजेस। तो P अभी हमने देखा था कि P मतलब सर फेजेस, तो 3 फेजेस है। और n मतलब कौन बेटा, अभी अभी हमने देखा सर वायर, तो वायर सर 3 है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, अभी P इज इक्वल टू n है ना, ये वाली कंडीशन है। और इस केस में अगर आप देखोगे सर 3-1 करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 2। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पता है, ऑप्शन नंबर बी। इतना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, कहाँ पर आया बेटा ये क्वेश्चन, इस रोड साइंटिस्ट में, और यहाँ पर एई में भी देख सकते हो। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछते। यस, चलो आगे देख लेते हैं, आगे है क्या क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, पावर डिलीवर्ड बाय दी 3 फेज लोड कैन बी मेजर्ड बाय 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड से अगर आप पावर को मेजर कर रहे हो, तब आप किस तरीके का आपके पास सॉरी किस तरीके से आपके पास ये कनेक्शन लगा दोगे। ओके, 2 वाट मीटर मेथड से। तो अब 2 वाट मीटर मेथड जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो, 2 वाट मीटर मेथड कहाँ पर गया, ये वाला। यस, तो मुझे बताओ 2 वाट मीटर मेथड में 1 2 एंड 3, तीन ही फेजेस है कि नहीं है। यस, तीन ही फेजेस है कि नहीं 2 वाट मीटर मेथड में। तो यहाँ पर मैंने पूरा दिखा भी दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे बताओ, कहाँ पर गया हमारा क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, ये देखो। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे, 3 वाट मीटर मेथड में 3 फेज, द 3 फेज लोड इज कनेक्टेड टू द सोर्स थ्रू अ 3 वायर और नॉट। यस, तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3 फेज लोड आपके पास 3 वायर से कनेक्टेड होगा। यस, आप समझे बेटा, अब तो समझ में ही आना चाहिए आपको। ओके, चलो अब हम देख लेते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड लोड पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज सिस्टम 2 वाट मीटर मेथड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इन केस ऑफ। 2 वाट मीटर मेथड हम कब लगाते हैं, यस, कब लगाते हैं। 2 वाट मीटर मेथड मैंने आपको बताया था कि सिस्टम बैलेंस रहे या तो अनबैलेंस रहे, बैलेंस रहे चलता था। यस, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है। यस, और 2 वाट मीटर मेथड हमने कब लगाया था, जब हमारा P इज इक्वल टू n हुआ था, मतलब फेजेस इज इक्वल टू n हुआ था और सिस्टम अनबैलेंस रहेंगे तभी भी हमने लगाया था, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर बात कर लेते हो, तीसरा क्या है, अनबैलेंस सोर्स विथ P इज इक्वल टू n, ये भी चलता है, लोड रहे सोर्स रहे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस अनबैलेंस दोनों भी चलता है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 वाट मीटर मेथड में 3 फेज एंड 4 वायर ये चीज नहीं चलती ना। तो यहाँ पर तो P एन एन इक्वल नहीं रहता, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू n हो जाएगा फिर। तो ये तो 3 वाट मीटर का मेथड हो गया, तो इसका मतलब इसने पलटी खा ली। यस,
और ये बैलेंस एंड अनबैलेंस सोर्स भी आपके पास चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस अनबैलेंस चलता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी आपको रटने के लिए नहीं बोला, कंसेप्चुअली बताया। क्योंकि बेटा यहाँ पर पी एंड एन ये अनइक्वल है, पी एंड एन अनइक्वल रहेंगे तो ये 2 वाट मीटर में नहीं आता ना, क्योंकि वाट मीटर इस समय कितने लगेंगे आपके पास, नंबर ऑफ पी के, तो आप बोलोगे सर 3। तो ये तो 3 वाट मीटर मेथड में आ गया है, राइट। और ये दोनों केसेस आपके पास P इज इक्वल टू एन की बात कर रहा है, और जब P इज इक्वल टू एन होता है तो वाट मीटर कितने लगते हैं, आप बोलते हो सर P माइनस वन। तो आप क्या बोलोगे सर 3 माइनस वन, मतलब 2 वाट मीटर का हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों भी केसेस यस। एंड बैलेंस तो आपको भी पता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी यहाँ पर रटने जैसा कुछ नहीं बताया, आसानी से मैंने ये चीज समझाई है। चलो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन शायद से आप सभी को समझ में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के मैं तरीके बताऊंगा आपको, शॉर्टकट ट्रिक्स। क्या बोला है, 2 watt meters are used to measure the power in three-phase system. What is the power factor of the load when one watt meter reads twice the other? ये देखो, हमने टेबल देखा था, तो उसमें एक रिजल्ट हमारे पास ऐसा भी था कि नहीं था कि P1 पी सर नॉट P1, P2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2 था। यस, P1 डिवाइडेड बाय P2 था। ये रिजल्ट हमने कितने कितने एंगल के लिए दिखाया था बेसिकली। अब चलो, कितने एंगल के लिए दिखाया था, अब ये टेबल अगर आपको याद है तो उस टेबल को मैं याद करने की चीजें मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बस आप इतना देखना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो P1 इज इक्वल टू क्या ना, राइट, 2 इंटू P2, मतलब एक वाट मीटर दूसरे के ट्वाइस दिखा रहा है, राइट। अब ये चीज अगर होगी तो P1 इज इक्वल टू 2 इंटू P2 रहेगा। तो फेज एंगल आप कैसे निकालोगे, फेज एंगल बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो फेज एंगल मतलब आपके पास फाई निकालोगे, तो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय आपके पास क्या होता है, P1 प्लस P2 ही होता है कि नहीं होता है, यस। बस पूरी वैल्यूज पुट कर देना यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे सर tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू P1 माइनस P2। अब P1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू P2 लिख सकता हूँ, नहीं, माइनस P2 डिवाइड बाय आप कितना लिखोगे, 2 इंटू P2 प्लस P2 होगा, करेक्ट। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू 2 P2 में से एक P2 गया तो यहाँ पर रहेगा P2, और देखो ये 3 P2 बनेगा, 3 P2। तो आप क्या बोलोगे सर, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब अगर आपके पास कैल्सी रहेगी, या फिर आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अभी अगर एंगल पता है, अब अगर आपको एंगल पता है तो बताओ मुझे tan के कौन से वैल्यू की एंगल आपके पास कितनी होती है, √3 होती है, बताओ tan के कौन से इसकी एंगल की वैल्यू आपके पास √3 रहेंगी। तो आप बोलोगे सर tan का जो आपके पास जो एंगल है बेसिकली, जहां पर आपके पास वैल्यू √3 होती है, वो होता है आपके पास फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री। यस, अब फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर आप फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री लोगे, 30 डिग्री, एक सेकेंड, 30 डिग्री मुझे अभी याद नहीं आ रहा ये टेबल, लेट मी यूज द कैलकुलेटर बेसिकली, क्योंकि मैं सेशन को बड़ा नहीं करना चाहता। आई डोंट नो कि वेयर इज माई कैल्सी, वेयर इज माई कैल्सी, यस आई हैव कैल्सी। अभी मुझे एंगल याद नहीं आ रहे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। tan इनवर्स ऑफ 1/√3, शायद से मैं सही भी हूँ, या 60 या तो √3 होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3, यस आई एम करेक्ट, इसको 30 डिग्री ही रहता है, यस दिस इज योर 30 डिग्री। तो देखो फेज एंगल आपके पास 30 डिग्री बना। अब फेज एंगल जब 30 डिग्री बना है, तो इस केस में अगर आप पावर फैक्टर लोगे, जो कि आपको पूछा है, पावर फैक्टर ही पूछा था ना, तो आप क्या बोलोगे सर, cos ऑफ 30 डिग्री और cos ऑफ 30 डिग्री, तो ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर √3/2 होता है, यस। cos ऑफ आंसर कर दोगे तो ये हो जाए 0.8666, ओके, 666 लैगिंग होगा। तो आपका आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर सी में, ओके। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना, या तो वो टेबल याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसकी ट्रिक मैं बाद में बताता हूँ, इन सभी की ट्रिक मैं बाद में बताता हूँ, अभी तो मैं टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूंगा आपका, तो हम बाद में देखेंगे, ओके। देखो, वैसे ये भी क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, इन अ थ्री फेज सिस्टम द पावर मेजर्ड बाय द 2 वाट मीटर मेथड, द रेशियो ऑफ द वन 2 वाट मीटर मेथड इज,
एक वाट मीटर एंड दूसरे वाट मीटर के रेशियो का रेशियो आपके पास कितना है, 2:1 है, देन पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम कितना रहेगा। तो सेम क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं है। तो सपोज आपके पास क्या बोला गया है पता है कि P1 रेस टू P2 का जो रेशियो दिया गया है वो आपके पास दिया गया बेटा 2:1। तो यहाँ से मुझे बताना कि P1 इज इक्वल टू क्या ना, we say the twice of the P2, राइट। ट्वाइस ऑफ द P2 मतलब डबल ऑफ द दूसरा हुआ, या फिर आप इसको ऐसे भी सकते हो P2 इज इक्वल टू सर P1 का आधा। अगर आपको वो टेबल याद है बच्चा, टेबल याद है, तो आप सीधा बोल सकते हो सर ये तब हुआ था जब हमारे पास फेज एंगल सर 30 डिग्री था। और इस समय अगर हमने सर cos ऑफ फाई निकाल लेंगे, अभी अभी यही सेम क्वेश्चन देखा हमने, cos ऑफ 30 निकालोगे बेटा, तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था 0.8666 लैगिंग रहेगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं √3/2 लैगिंग। तो वेयर इट इज योर आंसर, तो आंसर इज इन योर ऑप्शन नंबर बी। इतना प्यारा सा क्वेश्चन कैसे निकालोगे, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो फाई वाला एंगल है ये वाला, अगर आपको नहीं पता, टेबल नहीं आता, तो फिर यहाँ से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। इसको कर देना, यहाँ से आपका फेज एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। यस, फेज एंगल जो मिलेगा कॉस में पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा, बात खत्म, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ लेते हैं एंड इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला है, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द पावर, द पावर फैक्टर मतलब कॉस ऑफ 5 उन्होंने कितना दिया बेटा, 0। यस, पावर फैक्टर उन्होंने दिया है 0.5। देन 1 वाट मीटर विल रीड, यस 1 वाट मीटर विल रीड, 1 वाट मीटर क्या रीड करेगा। तो मुझे बताओ, कॉस अगर 0 डिग्री है, तो अगर आपको पता है कि ये आपके पास 1/2 हो गया ना, सॉरी 0.5 ना, 0.5 डिग्री नहीं, cos 5 मतलब 0.5 है, मतलब 1/2। और अगर आप यहाँ से बेटा cos इनवर्स 1/2 लोगे, तो आप इसका मतलब सर cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री, राइट। तो मुझे बताओ, जब हमारे पास 5 वैल्यू 0 डिग्री थी, 5 वैल्यू आपके पास 60 डिग्री होती है, तभी तो हमारे पास वाट मीटर कितना रीडिंग दिखाता था, तो P2 आपके पास 0 रीडिंग दिखाता था और P1 आपके पास रीड करता था, राइट। ये हमने देखा है ना ट्रिक में। या फिर आप इसमें भी आपके पास कुछ नहीं करना, ये सब चीजें आप पुट करके ये सब चीजें कर सकते हो, बट इसका कोई मतलब नहीं बनेगा बेटा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रिक से आप समझ सकते हो। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर रहेगा सर ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब सही समय है कि मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। तो आप ऐसा समझ लो कि पावर फैक्टर, याद रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पावर फैक्टर, और यहाँ पर मैं लेता हूँ पावर। ये ट्रिक आपको शायद ही कोई दे दे, ये मैंने खुद की बनाई हुई ट्रिक है। तो इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल नहीं है, बट समझने की कोशिश करना। यस, बस ऐसा समझ लो कि पावर फैक्टर 1 रहेगा, तो पावर आप ऐसी कर सकते हो, टोटल पावर आधी आधी कर दो, बस टोटल पावर आधी आधी कर दो, पावर फैक्टर 1 है। तो अब ये आएगा कैसे, देखो मैं आपको कैसा आधा आधा, ये कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रिक कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, जब पावर फैक्टर 1 रहेगा, तब ये 1 कब हो सकता है। तो इसके लिए आप ऐसा बनाना कि सर हम आधा प्लस आधा कर दे तो 1 बनेगा, आधा प्लस आधा मतलब 0.5 प्लस 0.5 कर देंगे तो 1 बनेगा। तो कुछ मत करना, कि सपोज ऐसा समझ लो कि पावर टोटल 1 यूनिट की है। नहीं समझोगे ये चीज, अरे मैं समझाता हूं, देखो आपको ऐसा समझना है कि पावर टोटल कितने यूनिट की है, 1 यूनिट की है। ऐसा जस्ट अज्यूम करना है, टोटल पावर सपोज इस केस में 1 यूनिट की है, 1 यूनिट की है। तो टोटल पावर 1 यूनिट की, ऐसा समझ लो। तो अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, तो इस 1 यूनिट का आप दो पार्ट में कैसे बाइफरगेट करोगे, तो आधा प्लस आधा, सो दैट दोनों के एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। तो पावर फैक्टर 1 जब रहेगा, तो ये दो चीजें इक्वल इक्वल चीजें दिखाएगा, ऐसा समझ लेना। पावर फैक्टर रहेगा अगर, तो P1 इज इक्वल टू P2 है ना आपके पास, ये दोनों चीजें। तो यूनिटी पावर फैक्टर के केस में ऐसा भी आप समझ सकते हो, सर आधा प्लस आधा करेंगे तब 1 बनेगा, मतलब आधा प्लस आधा मतलब दो इक्वल हिस्से, और इक्वल हिस्से मतलब P1 इज इक्वल टू P2 होगा। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये ट्रिक शायद आपको नहीं समझ में आएगी, बट मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता। बट अगर सपोज आपके पास पावर फैक्टर बेटा 0 है, सॉरी आपके पास 1/2 है, अब 1/2 कैसे बनाओगे आप,
तो पावर फैक्टर के हिसाब से आपको पावर एडजस्ट करनी है। तो 1/2 सर ऐसे बनेगा सर, एक को 0 रख दो, या फिर आप ऐसा करोगे एक को, हाँ 1/2 करो सर, दूसरे को 0 रख दो, तो आप क्या बोलोगे सर, अब हमारे पास पावर 1/2 बनेगी। यस। तो देख सकते हो कि इस केस में क्या रहा पता है कि 1/2 पावर फैक्टर जैसी पावर बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर P1 रीड करेगा, P1 क्या करेगा बेटा, P1 रीड करेगा, एंड P2 की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो P2 की वैल्यू बेटा अगर आप देखोगे तो P2 रीड कर रहा है, ऐसे समझ लो, रीड कर रहा है, रीडिंग को रीड कर रहा है, बट जो P2 है वो 0 रीडिंग दिखा रहा है। तो 1/2 पावर फैक्टर में, 1/2 मतलब 0.5 पावर फैक्टर में आप देख सकते हो कि एक वॉट मीटर 0 रीडिंग दिखाता है, एक रीड कराता है। तो आप जैसे 1/2 देखते थे, आप इसका आंसर 0 लगा सकते थे अगर आपको ट्रिक याद रहती तो। ओके। और ये मैं और एक ट्रिक देता हूँ, लास्ट, ये तीन ही ज़्यादातर फेमस है, कि अगर आपके पास पावर फैक्टर 0 है, अब ये 0 पावर फैक्टर कैसे बनेगा, तो आप क्या बोलोगे पता है, ऐसा समझ लेना कि सर ये 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे सर, 1/2 में ऐड कितना कर देंगे सर, -1/2, तब हमारे पास पावर, यूनिट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर दोनों बनाने बराबर करने की कोशिश करनी है। मतलब ये नंबर और ये अल्टीमेट लास्ट नंबर, ये नंबर एंड ये अल्टीमेट लास्ट नंबर, ये इसको बराबर करने की कोशिश करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो 0 पावर फैक्टर बनाना है ना, तो 0 पावर फैक्टर आप बना रहे हो, तो पावर भी, पावर का भी रिजल्ट आपको 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो आप क्या करोगे, 1/2 + 1/2, तो आप क्या बोलोगे सर, P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 लिखेंगे, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1। मतलब एक वॉट मीटर 0 रीडिंग, सॉरी, इक्वल रीडिंग है सर, बट एक की निगेटिव रीडिंग है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये आपके पास 0 पावर फैक्टर में। तो ये जो ट्रिक है बेटा, शायद से नहीं समझे होगे, आई डोंट नो। बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर जो आप ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हो वो समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं तो मैं कभी इन फ्यूचर कभी टाइम मिला तो ये समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर तो आप वो टेबल रट लो, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये ट्रिक कोई नहीं देगा आपको, तो मैं अपने, मेरे लिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो ये ट्रिक मैंने अपने दिमाग में लगा दी थी, तो यहाँ से बहुत चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये वो क्या है, देखो क्या बोला है। line to line input voltage of the three phase 50 hertz AC circuit as shown in figure, the voltage RMS इतना इतना है, 100 RMS है, assume that the phase sequence RYB of the wattmeter would be, wattmeter की रीडिंग क्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअली जाओगे तो ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली जाओगे तो बहुत लेंदी है, बट मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक या फिर सॉरी ऐसा कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो लॉन्ग है, बट इसको अगर हम देखें तो ये 2 वाट मीटर मेथड का कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर एक वाट मीटर लगा है, यहाँ पर दूसरा वाट मीटर लगा है, और 2 वाट मीटर मेथड में हमारे पास फेज एंगल और वाट मीटर के बीच में आपके पास रिलेशन होता है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, एंगल है ना, मतलब ये फेज एंगल है कि नहीं, 60 डिग्री। यस, और फेज एंगल 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 कितना हो जाएगा, 0.5, या फिर हम बोलेंगे 1/2। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताई आपके पास 1/2 के केस में, इसको हम कैसे बाइफरगेट करेंगे सर, P1 हम P2 में कैसे बाइफरगेट करेंगे सर, एक को पूरा रीडिंग दिखा देंगे सर, एंड दूसरे को 0 रीडिंग दिखा देंगे। मतलब पहला बेसिकली रीड करेगा, P1 क्या करेगा, पावर को रीड करेगा, हाफ नहीं रीड करेगा, ऐसा समझ लो कि रीड करेगा ये रीड करेगा, ओके, और ये 0 रीड करेगा, राइट। तो जो वॉट एवर भी द रीडिंग रहेगी सर, वो P1 रीड करेगा, या फिर P2 आपके पास 0 दिखाएगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक वॉट मीटर तो सर 0 रीडिंग दिखाई देगा, अब वो P1 रहे या तो P2 रहे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर एक वॉट मीटर 0 रीडिंग, तो ऑप्शन सी देखना। तो W1 आपके पास 0 रीडिंग, बट दूसरी जो पूरी पावर रहेगी वो कौन दिखाएगा आपके पास, W2 दिखाएगा, बात खत्म, कुछ भी नहीं इसमें। कन्वेंशनल मेथड से आपके पास इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व करने करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, बट कंसेप्ट से हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर हो गया भाई ऑप्शन सी। तो ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ओके, अगर किसी कोई अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो मेजरमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हमने देखा कि फेज एंगल 60 डिग्री है, इक्वल है सर, तो इक्वल रहेंगे तो फेज एंगल ही 60। और मैंने बताया कि यहाँ पर cos ऑफ फाई 1/2, और 1/2 के लिए मैंने लगा दी यहाँ पर ट्रिक, या तो टेबल देख सकते हो, तो एक वाट मीटर 0 रीडिंग दिखाता है, एंगल 60 डिग्री, एक वाट मीटर 0 रीडिंग, या तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.5, बात इतनी सी है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेसिकली मेजरमेंट से है ही नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी में बेटा एक सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाया हुआ है। ओके, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये उसने वही किया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली पावर के लिए एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स इसको एक्टिवेट किया, दूसरे को डीएक्टिवेट किया, इस तरीके की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है।
तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना या फिर मैं बता देता हूँ। इन द नेटवर्क द पावर कंजम्पशन बाय द रजिस्टर इज P1 व्हेन द फर्स्ट सोर्स इज एक्टिवेटेड and the P2 when the second source is activated. The both sources are activated simultaneously, then power consumption of the R कितना, मतलब दो सोर्सेस है, एक सोर्सेस जब हम लगा देते तो वो कंज्यूम कर रहा है पावर P1 और दूसरा सोर्स जब हम लगाते तो वो कंज्यूम कर रहा है पावर P2। तो उन्होंने पूछा कि जब दोनों सोर्सेस हम एक्टिवेट कर देंगे तब बताओ कि टू टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो बच्चे सीधा सीधा कर लेते सर P1 प्लस P2, वो रॉन्ग है। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, इसका प्रूफ मैंने नहीं दिया है, बट ये याद रखना बेटा, अंडर रूट ऐसा होता है बेसिकली, यहाँ पर भी ऑप्शन में अच्छे से नहीं दिया गया। तो P1 प्लस माइनस अंडर रूट P1 अंडर रूट ऑफ प्लस P2, यस, एंड इसका हो जाएगा भाई स्क्वायर, तो ये हो जाती है टोटल पावर। ओके, टोटल पावर। तो वेयर इट इज आंसर, आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी, यस। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम और ये एनटी से क्वेश्चन है, यार ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने नेटवर्क थ्योरम नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली देख लेना, यहाँ पर मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है अच्छे से। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और सेशन को थोड़ी देर बात करेंगे हम स्टॉप, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। क्या है, वॉट मीटर इज कनेक्टेड एज शो इन फिगर, द वॉट मीटर रीड, वॉट मीटर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड, तो बताओ वॉट मीटर क्या रीड करेगा। यस, तो याद रखना वॉट मीटर के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वॉट मीटर है क्या बेसिकली। तो वॉट मीटर किसको रीड करता है सर, पावर को, और पावर है क्या बेसिकली बेटा, वोल्टेज इनटू करंट। अब वोल्टेज कौन देगा बताओ ना, वोल्टेज किसका लोगे सर, ये वोल्टेज होता है बेसिकली आपके पास प्रेशर कॉइल का, और ये वोल्टेज किसका रहेगा बेटा आपके पास करंट कॉइल का। यस, तो प्रेशर कॉइल किसका, तो ये उसका लेगा सर जिसका वोल्टेज मेजर करना है, किसके शंट में बेसिकली आप फिर बोलेंगे किसके शंट में है, तो ये लोड के शंट में होता है, एंड ये आपके पास सर लोड के सीरीज में होता है, लोड के सीरीज में होती है चीजें। ओके, तब जाकर उसकी आपको पावर मिलेंगी। अब अगर आप देखोगे तो ये जो Z2 है बच्चा, ध्यान से सुनना, ये Z2 है एंड ये Z1 है, ये Z1 है एंड ये Z2 है। तो ये लोड बेसिकली ये पोटेंशियल कॉइल जो हम बोलते हैं ना, ऐसी दिखाई थी मैंने, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान देना कि ऐसी एक कॉइल मैंने अभी अभी दिखाई, थोड़ा सा ही बस, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा बेटा। तो यहाँ पर हमने करंट कॉइल लगाई थी, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर करंट कॉइल लगाई थी, और यहाँ पर हमने लगाई थी आपके पास प्रेशर कॉइल। और बेसिकली बेटा यहाँ पर होता है लोड, अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर कौन होता है, लोड होता है। यस, तो ये जो दो चीज़ें हैं इसमें मैं बता दूँ तो आप मुझे, मैं मानता हूँ कि आप सभी को आता है, तो इसको बोला जाता है करंट कॉइल और इसको बोला जाता है प्रेशर कॉइल। तो आप उसका पावर आप मेजर कर सकते हो जिसके पैरेलल में आपके पास प्रेशर कॉइल होगी और जिसकी सीरीज में आपके पास लोड कॉइल रहेगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो प्रेशर कॉइल है किसके पैरेलल में, Z2 के है कि नहीं, और ये करंट कॉइल इसके सीरीज में रहे या फिर इसके सीरीज में रहेंगे, तो अल्टीमेटली तो करंट ऐसे ही जाएगा ना, मतलब दोनों के लिए सीरीज में। तो अब ये पावर किसकी मेजर करेगा, तो आप बोलोगे सर पावर कंज्यूम्ड बाय Z2 की ये पावर मेजर करेगा। यही उन्होंने पूछा है कि अगर इस तरीके से वॉट मीटर लगा दोगे तो क्या ये Z1 या तो Z2 की पावर मेजर करेगा या फिर दोनों की करेगा, तो वो आपका आंसर रहेगा प्रेशर कॉइल Z2 के पैरेलल में है एंड करंट कॉइल तो दोनों के लिए सीरीज में है, तो इसीलिए आंसर देगा भाई Z2 का पावर कंजम्पशन। यस, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या, और ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने बताया। 2 watt meter method of the 3-phase power measurement can be used for both balanced as well as unbalanced। पढ़ाया मैंने ये चीज, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 2 watt meter मेथड बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस दोनों के लिए लगता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, और ये भी क्वेश्चन आपके पास मुझे लगता है मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 watt meter method of the 3-phase power measurement when does 1 watt meter reads the negative, एक वाट मीटर नेगेटिव कब देता है, ये P2 आपके पास सपोज नेगेटिव दे रहा है एंड P1 आपके पास सपोज पॉजिटिव दे रहा है, ये कब होता था, तो मैंने आपको बताया था ये कब होता था, जब आपके पास बेटा पावर फैक्टर इज लाइज इन बिटवीन, पावर फैक्टर इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 0.5, एंड अगर मैं 5 की बात करूंगा सर 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, तभी जाकर ये एक वोल्ट मीटर निगेटिव दिखाता था ना, P2 निगेटिव दिखाता था। मतलब ये क्या था आपके पास, लो पावर फैक्टर का केस था कि नहीं था। यस, लो पावर फैक्टर का केस था कि नहीं था। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कहाँ पर आपके पास आंसर रहेगा, यस, कहाँ पर आपका आंसर रहेगा,
तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर तो सीट सही टिक किया हुआ है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं होगा। देखो पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5। लैगिंग यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शन में लीडिंग होना चाहिए था, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर मैच हो रही थी। उन्होंने आंसर सी दिया हुआ है इसका, इसीलिए मैंने इसके लिए लैग किया है। और इसके लिए उनका आंसर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक इस बुक में, जो आप बोलते हैं ना सर यूथ पब्लिकेशन में मिस्टेक है, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल मिस्टेक। अब ये वही लोग समझ सकते हैं जो एग्जैक्टली जानते हैं। अब यहाँ पर लैगिंग लिखा रहेगा ना, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर लैगिंग गलत लिखा हुआ है। बेसिकली उनको ऑप्शन में यहाँ पर उनको लीडिंग देना था। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो लेस देन 0.5 पावर फैक्टर होना चाहिए, तो इस केस में आपके पास निगेटिव रीडिंग आती है। तो बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं होगा। यूनिटी के लिए तो नहीं भाई, दोनों इक्वल रीडिंग दिखा देते हैं। ग्रेटर देन के लिए तो निगेटिव होती ही नहीं है, एंड लीडिंग के लिए आपके पास लीडिंग लैगिंग नहीं होती। नहीं तो ये दोनों अगर लैगिंग होता तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाते, फिर तो बोथ ए एंड सी हो जाता। यस, बट एक्चुअल में उनको यहाँ पर लैगिंग की जगह लीड देना था, तो इसलिए इसका आंसर सी सही है। बट यहाँ पर याद रखना, इस लैगिंग को हटाकर यहाँ पर लीड कर देना। ओके ओके। तो ये बस कोई एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है, बाकी शायद ही कोई समझ सके, पर ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या बोला गया है। इफ द रीडिंग ऑफ द 2 वाट मीटर इन सॉरी 2 वाट मीटर इन अ 2 वाट मीटर्स मेथड ऑफ द पावर मेजरमेंट्स आर। तो एक का रीडिंग कितना है भाई आपके पास? 0.5 किलोवाट। कितना है? 0.5 किलोवाट। एंड द सेकेंड का जो रीडिंग है P2 का, वो है 4.5 किलोवाट उन्होंने बोला है रिस्पेक्टिवली। एंड द रीडिंग ऑफ हैज बीन ऑप्टेड आफ्टर द रिवर्सिंग करंट ऑफ द वाटमीटर। करंट कॉइल रिवर्स करके ये रीडिंग ली गई है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास एक्चुअल में देखा जाए तो P2 की वैल्यू निगेटिव में रहेगी। क्यों? क्योंकि एक वाटमीटर का रीडिंग आपने करंट कॉइल को निगेटिव करके लिया है। आपने अगर कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे आपके कहाँ पर, लैबोरेटरीज में, तो आपने ये चीज़ की होंगी। कभी कभी एक वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग दिखाता है ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम करंट कॉइल का कनेक्शन चेंज कर लेते थे। MLCV लाइट, आपको पता हो ना, मेन लाइन कॉमन वोल्टेज, MLCV आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टोटल पावर कितनी मिलेगी बेटा? तो P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू कितनी है? तो 5.5 माई ये प्लस, बट रीडिंग निगेटिव में आएंगे क्योंकि आपने एक उसकी वैल्यू रिवर्स करके लिए थे। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 किलो वॉट। तो वेयर इट इज योर आंसर? आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, बट ये मैंने निगेटिव के लिए क्यों लिया बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये रीडिंग जो आई थी एक्चुअली रिवर्स करके आई थी ना, इसीलिए मैंने पॉजिटिव नहीं लिया, रिवर्स करंट कॉइल की लिया था, इसलिए यहाँ पर निगेटिव हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली। और क्या बोला है? इन टू वाटमीटर मेथड ऑफ द पावर मेजरमेंट, इफ वन ऑफ द वाटमीटर शोज द जीरो रीडिंग। एक वाटमीटर अगर आपके पास जीरो रीडिंग दिखाता है, देन आपके पास कौन सा पावर फैक्टर होगा? तो हमने देखा है कि एक वाटमीटर आपके पास कब जीरो रीडिंग दिखाता है, बताओ? जब पावर फैक्टर किसके बराबर होता था? चलो ना मैं इसको भी बताता हूँ। पावर फैक्टर, और यहाँ पर हमने पावर के लिए कंसेप्ट बताया था, अभी शॉर्टकट के लिए हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब आपको पता ना कि एक वाटमीटर जीरो रीडिंग दिखाएगा, तो मतलब आधी पावर, या फिर हम बोलेंगे 1/2 प्लस जीरो, ऐसा करेंगे, राइट? आधी नहीं बोलेंगे। तो ये P1 आपके पास रीड करेगा, ये रीडिंग दिखाएगा। बट एक वाटमीटर आपके पास जो P2 है, सपोज वो जीरो रीडिंग दिखाएगा, दोनों के एडिशन करेंगे तो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर होगा, राइट? और 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर मतलब 5 के भी वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिग्री रहेगा। यस, तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आप क्या बोलोगे सर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 0.5 के केस में एक वाटमीटर जीरो रीडिंग मतलब आधा हिस्सा ही बचेगा, तो 0.5 आप ऐसा ट्रिक लगा सकते हो। दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, नहीं तो आपके पास कन्वेंशनल मेथड तो है ही, या तो आप वो टेबल याद रखो, बाकी कुछ है ही नहीं। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इफ द टू वाटमीटर मेथड ऑफ द मेजरमेंट, इफ द बोथ वाटमीटर शोज द इक्वल रीडिंग, मतलब P1 इज इक्वल टू P2, देन द व्हाट विल बी द पावर फैक्टर। अब इक्वल रीडिंग मतलब 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा ना। तो आप पावर फैक्टर कितना, ये आपके पास यूनिटी पावर बोलेंगे, और यूनिटी पावर से हम बात करेंगे सब पावर फैक्टर भी इसके बराबर होना चाहिए, तो यूनिटी पावर फैक्टर। या तो आप बोलोगे, अगर आपको टेबल याद है ना बेटा, ये ट्रिक भी नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों वाटमीटर इक्वल रीडिंग दिखाते थे टोटली रजिस्टिव के केस में, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। नहीं तो आपके पास है, क्या कर लोगे बताओ? नहीं सर, ठीक है, मैं दूसरा मेथड बताता हूँ कि आपके पास फेज एंगल का फॉर्मूला है कि नहीं है। tan इनवर्स ऑफ √3, ये टाइम कंज्यूमिंग है,
P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप बोलोगे सर दोनों की वैल्यू इक्वल रहेंगी, तो ये सर ये हो जाएगा 0, तो सर फेज एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो सर देखो ये कितना टाइम ले रहा है, तो फेज एंगल हो जाएगा सर 0 डिग्री, सर कॉस 0 डिग्री आ जाएगा सर 1। देखो सर अब हमारे पास पावर फैक्टर आ चुका है 1। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड बेसिकली, बट अगर आपको ट्रिक ये 1/2 वाली अगर समझ में आ जाती है, तो आप आंख मूंद कर इसका आंसर लगा सकते हो भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आपका 10-15 सेकंड ज़्यादा ले लेगा। ओके, तो ठीक है, अगेन हमारे पास वही क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन द मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ द 2 वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर शोज द जीरो एंड अदर वाट मीटर शोज द निगेटिव वैल्यू। एक वाट मीटर निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, देन आपके पास पावर फैक्टर क्या रहेगा। तो आपको पता है ना कि निगेटिव वैल्यू के लिए आपके पास क्या वैल्यू, क्या क्या होता है पावर फैक्टर, वो होना चाहिए लेस देन 0.5 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो इसके बीच में आंसर कहाँ पर है, तो देखना लेस देन 0.5 बराबर नहीं, अगर 0.5 के अगर पावर फैक्टर अगर 0.5 के बराबर होता है, पावर फैक्टर अगर 0.5 के बराबर होता है, तो इस केस में P1 रीड कर लेता है, बट P2 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती थी ना। यस, बट उन्होंने बोला निगेटिव करना है, तो निगेटिव कब होता है, जब 0 से निगेटिव आ जाओगे। तो मतलब इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसके लेस में होना चाहिए। तो निगेटिव के लिए ये चीज़ है, ओके। और ये 0.5 आपके पास कि कब क्या कब आपके पास एक जीरो रहेगा और एक दिखाएगा तब। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा है, और क्या बोला है इसको भी देख लेते हैं, और शायद से लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज हमारा। इन द 2 वाट मीटर मेथड द मेजरिंग द फेज पावर द वाट मीटर इंडिकेट द इक्वल एंड अपोजिट साइन। अब P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2, ये कब होता था बताओ, इक्वल इन साइज, ध्यान से देखना, इक्वल एंड अपोजिट इन रीडिंग। अब ये आप अगर देखोगे तो फेज एंगल यहाँ पर कितना होता था बेटा, 90 डिग्री। यस, देखते हैं वो टेबल, अगर आपको याद है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, और आज का सेशन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये आने के बहुत ज़्यादा संभावना है बेटा, जो मैंने आज चीज़ें पढ़ाई ना, बहुत ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में आने की। तो 2 क्वेश्चन अगर आ गए या फिर एक भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये बूस्टअप देगा। आज के सेशन का अगर आपने किया रहेगा ना 2 घंटे, तो ये आपके एग्जाम में आपको 2.25 मार्क्स ला के देगा, मतलब 2.2 मार्क्स ला के ही देगा। यस, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हुआ होगा, और क्वेश्चन भी कैसे टैकल करने ये भी समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारी बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस सेशन के पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, तो सभी बच्चे जानते हैं सर इसके पीडीएफ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का जो है चैनल लिंक वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एज वेल एज मैं कमेंट सेक्शन में भी अटैच करा दूंगा। तो अगर आप महाट्रांसको में सिलेक्शन चाहते हो, तो भाई ये जो सीरीज है सिलेक्शन सीरीज, इसको कंटिन्यूसली देखा कीजिएगा। और जो आज मैंने मेजरमेंट के टॉपिक पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आने वाले सेशन में हम कुछ नई चीज़ें और भी देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लग रही होगी। अगर आपको लगता है ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से सिलेक्शन लेके आओ। ओके, देन बाय एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।